हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के हम क्लास में हम संघीय कार्यपालिका के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज हम कंप्लीट राष्ट्रपति के विषय में चर्चा करेंगे। केवल एक ही क्लास में आप लोगों का संपूर्ण फैक्ट कवर हो जाएंगे। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी का फैक्ट के रूप में या कॉन्सेप्ट के रूप में समझते हुए चलेंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राष्ट्रपति यानी संघीय कार्यपालिका जो कि संविधान के भाग 5 में के अंतर्गत वर्णित है, जो कि अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघीय कार्यपालिका के विषय में वर्णन है। यह अध्याय 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। कार्यपालिका में शामिल प्रमुख रूप से हैं राष्ट्रपति शामिल हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी हैं आदि सम्मिलित हैं। ये क्लास एकदम शॉर्ट रिवीजन और इसमें फैक्ट ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं एवं महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसलिए आप लोग इस पीपीटी को आप लोग लिख भी सकते हैं। राष्ट्रपति जो कि यह कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है, क्योंकि वह राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो पहला फैक्ट हमारा कहता है कि कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, देश का संवैधानिक प्रावधान होता है, देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। और अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित तो होगी, लेकिन वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में ही करता है। कार्यपालिका के द्वारा सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। कार्यपालिका जो भी कार्य करती है उसे राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अब राष्ट्रपति के हम देख लेते हैं योग्यता के विषय में कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं, उसे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। और हमने ऐसे पीपीटी सेट किया है कि आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट एवं फैक्ट रहेंगे, इसके अलावा कोई भी आदर्श शब्द नहीं जोड़े गए हैं, केवल पॉइंट टू पॉइंट है। तो इसलिए आप लोग इस पीपीटी को अच्छे से कवर कीजिएगा, जिससे आप लोगों का एक भी सवाल मिस ना हो। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता जो कि अनुच्छेद 58 शक्ति प्रदान करता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, वह लाभ के पद पर न हो, वह लोकसभा का सदस्य एवं
निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है और वह लाभ के किसी पद पर न होना चाहिए। अनुच्छेद 58 के तहत भारत में राष्ट्रपति की योग्यता को दर्शाता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी हो, वह लाभ के पद पर न हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। अगला है हमारा कि हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन के लिए कौन कौन सी शर्तें बनाई गई हैं। यहाँ पर प्रस्तावक व अनुमोदक कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित तथा अनुमोदित होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पर डिसाइड किया है कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। इसमें जमानत राशि जो कि 15,000 रुपये तक है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल देखते हैं कि राष्ट्रपति जो बनता है तो उसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है, वह कितने वर्ष तक रह सकता है। तो यहाँ पर डिसाइड किया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए बनता है, 5 वर्ष के लिए, और उसे ये निर्धारित नहीं किया गया है कि वह राष्ट्रपति एक बार बन गया है तो दोबारा नहीं बन सकता। इसमें कहा गया है कि एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। इसमें कोई सीमा नहीं लगाई गई। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर पद से हट सकता है या स्वयं 5 वर्ष से पूर्व भी वह हट सकते हैं। महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व महाभियोग लगाकर एवं सिद्ध कदाचार करके हटाया जा सकता है। महाभियोग जो कि संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग संसद में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, ये दोनों में किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो कि संसद में प्रस्तुत करने के लिए ऐसे प्रस्तावक से हटाए जाते हैं जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन मिलना आवश्यक है। यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि प्रस्ताव पारित करने से पूर्व यानी पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक हो जाता है। नोटिस देना आवश्यक होता है। और प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में जाने पर भी इस प्रस्ताव की जांच समिति के द्वारा की जाती है। इस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष अथवा वकील के माध्यम से रख सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं उसे रख सकता है अपना प्रस्ताव, या फिर वकील के माध्यम से दिलवा सकता है। दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पारित करेगा, तब राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने की तिथि में
दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित करेंगे और दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद ही राष्ट्रपति वह पद से हट जाता है। एक और कंसेप्ट है कि वह पद पर रहते हुए किए गए कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, न अन्य किसी कारण से यथा राष्ट्रपति की मृत्यु आदि से स्थायी रूप से उसका पद रिक्त हो जाने से वह उपराष्ट्रपति तुरंत उसके पद पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है, जिससे नए राष्ट्रपति द्वारा पद धारण करने तक कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, जिससे राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर निर्वाचन होना आवश्यक हो जाता है। यह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि यदि राष्ट्रपति का मृत्यु बीच में ही हो जाता है उसके कार्यकाल के दौरान ही, तो इसमें निर्धारित किया गया है कि जो भी उपराष्ट्रपति उसके कार्यकाल पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा, तो उसे डिसाइड किया गया है कि वह पूरे 5 वर्ष तक के लिए कार्य करेगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो कि भी संदेश होगा या विवाद होंगे, उसका निर्धारण उच्चतम न्यायालय करेगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संदेह और विवाद का निर्धारण उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट है कि राष्ट्रपति के महाभियोग जब लगती है राष्ट्रपति पर, तो यहाँ पर डिसाइड है कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं महाभियोग में। राज्यसभा की विधानसभाओं व दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। पहला कंसेप्ट है कि राष्ट्रपति का जब महाभियोग लगता है तो वहाँ पर संसद के दोनों सदन तो भाग लेते हैं। खास ही बात यह है कि वहाँ पर मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्य की विधानसभाओं एवं दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। राज्य की ऐसी विधानसभा जहां पर दिल्ली एवं पुदुचेरी ऐसी यूनियन टेरिटरी है विधानसभा है कि वहां की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग तो लेंगे ही, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ पर अनुच्छेद 54 के माध्यम से है। बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का निर्वाचक आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में राज्यसभा एवं लोकसभा और राज्यों की विधानसभा निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे और लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित जो कि सदस्य हैं वो भी इस निर्वाचन में भाग लेंगे। 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पांडिचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में बताया गया है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को शपथ जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। इसमें मुख्य न्यायाधीश यदि उपस्थित नहीं है तो वहाँ पर वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो कि उपराष्ट्रपति देंगे। एक कॉन्सेप्ट है कि यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र या देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को देंगे और लेकिन वहीं उपराष्ट्रपति यदि त्याग पत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को देंगे। इसमें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों ही आपसी में एक दूसरे को त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है शपथ। त्यागपत्र जो कि उपराष्ट्रपति को देंगे। वेतन एवं भत्ते संचित निधि से दिया जाता है। इनका वेतन एवं भत्ता संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में विवाद। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद पैदा होता है तो अनुच्छेद 71 के माध्यम से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय करता है। अनुच्छेद 71 में वर्णित है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवादें पैदा होती है उसका निराकरण उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर है उसके द्वारा कोई भी कार्य यदि अवैध किया गया है तो उसे सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। इस कारण से उसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों को, और वहीं राज्य की संवैधानिक संस्था में देखें तो राज्यपाल को भी वहां पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के अनुदेश के द्वारा वहां पर राज्यों की सीमाओं पर उसे बनाया गया है। तो वही चीज़ यहाँ वर्णित है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कोई भी अवैध कार्य करते हैं तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसे
गिरफ्तार नहीं किए सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति कौन कौन से हैं, उन शक्तियों का विषय में अभी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो कि राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति में वे सभी शक्तियां मानी जाती हैं जो विधानमंडल न्यायपालिका में निहित नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग वह मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिपरिषद द्वारा ही कहते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति को तो असीम शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग अकेला नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग वह कार्यपालिका की शक्ति में सभी शक्तियाँ मान्य तो जाती हैं, लेकिन वह विधानमंडल और न्यायपालिका में निहित नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के पास तो असीम शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह सीधे डायरेक्ट नहीं कर सकती प्रयोग। वह किसी के सलाह के अनुसार ही कर सकता है। इसमें इस शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद करते हैं इस शक्तियों का प्रयोग, और इन्हीं की कार्य सलाह पर राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कार्यपालिका की शक्ति कौन कौन सी है कि अनुच्छेद 53 में केंद्र सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्र सरकार में जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी पावर है, वह कार्यपालिका से संबंधित शक्ति जो कि राष्ट्रपति में निहित है, वह लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने वाला व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद नियुक्त करता है। अनुच्छेद 53 में केंद्र सरकार में जितनी पावर होती है उतनी पावर ही राष्ट्रपति में निहित होती है कि वह लोकसभा में जितना भी बहुमत प्राप्त का समर्थन करने वाला व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाता है, और वह प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का वितरण करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बनाता है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तथा उनके नियुक्त करने के दौरान उसे विभागों का वितरण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 77 में बताया गया है कि संघ के सभी कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। देश में कोई भी कार्य ऐसी है जो भी वर्क है वह केवल राष्ट्रपति के नाम पर ही कार्य प्रारंभ होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ही देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, इसलिए उसके नाम से ही कोई भी योजना प्रारंभ होती है। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति संविधान के अधीन कुछ पदों में नियुक्त करने का अधिकार है, जो इस प्रकार है। संविधान में वर्णित है कि राष्ट्रपति को प्रशासनिक शक्ति है कि वह राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें उन पदाधिकारियों को नियुक्त कर सकता है। ये अधिकार उसे प्राप्त है। तो देखते हैं कि कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। पहला अधिकार है कि वह भारत का प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है। पहला इसका नियम है, पहला शक्ति है कि भारत का प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरा है कि भारत का महान्यायवादी इसका नियुक्त करते हैं। तीसरा है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसकी नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
राज्य के राज्यपाल के अध्यक्ष व सदस्य उपराज्यपाल के प्रशासक, ये सभी को नियुक्त करता है। वित्त आयोग का नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। भारत में सिविल सेवक यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया एवं निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य इलेक्शन कमीशन जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयोग के सदस्य, ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अनुसूचित जातियों और अन्य जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ये सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या संविधान के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्तियों में से परामर्श करने के पश्चात ही की जाती हैं। ये सभी शक्ति तो प्राप्त हैं राष्ट्रपति को, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही संविधान के द्वारा बताए गए नियमों का पालन या परामर्श के पश्चात कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति में कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति रक्षा बलों, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ये तीनों का प्रधान सेनापति होता है। सैन्य शक्तियां जो कि अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सेनापति नियुक्त किया जाता है। तो इसके अंतर्गत थल सेना है, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं का सेनापति नियुक्त किया गया है। राजनयिक शक्ति, राजनयिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति विभिन्न देशों के लिए भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में राजदूत, उच्च आयुक्त, काउंसिल आदि का भी नियुक्त करते हैं। राजनयिक शक्ति के बारे में राष्ट्रपति को राजदूत नियुक्त करने के लिए उच्चायुक्त, काउंसिल आदि भी नियुक्त करते हैं एवं अन्य देशों के प्रतिनिधियों का औपचारिक स्वागत करता है। अब विधायी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति संसद का अंग माना जाता है। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती हैं। यहाँ पर वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति एक तो लोकसभा और दूसरा राष्ट्रपति राज्यसभा, और तीसरा है संसद। राष्ट्रपति का निर्वाचन 3 लोगों से मिलकर होती है। पहला है लोकसभा, राज्यसभा और संसद। ये तीनों जब रहेंगे तभी राष्ट्रपति कहलाते हैं। राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन के सत्र का आयोजित करने और उसे समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 79 में ही राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन में सत्र को आयोजित करने और समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 85 के अनुसार वह लोकसभा का
विघटन कर सकते हैं। 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच अंतिम रूप से सहमति होने की दशा में उस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण देख लेते हैं कि राष्ट्रपति कहाँ पर भाषण दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति को बोलने के लिए, भाषण देने के लिए लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात पहले सत्र के प्रारंभ और प्रत्येक वर्ष के आरंभ पर राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति अपने भाषण या संदेश के माध्यम से चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों में वह एक साथ संबोधित कर सकता है। चाहे फिर लोकसभा में प्रारंभ करें या फिर राज्यसभा में, दोनों सदनों पर एक साथ बोल सकता है। राष्ट्रपति केवल एक सदन या दोनों सदनों में से एक साथ अभिभाषण दे सकता है। वही बात यहाँ पर है कि राष्ट्रपति कहीं से भी प्रारंभ कर सकता है अपने अभिभाषण को। इसमें निर्धारित नहीं की गई है कि केवल लोकसभा से पहले प्रारंभ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें राष्ट्रपति को निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति केवल एक सदन या दोनों सदन एक साथ अभिभाषण दे सकते हैं। इस पर राष्ट्रपति को अपना शक्तियाँ प्राप्त है कि वह दोनों सदन को एक साथ अभिभाषण दे सकता है। वह किसी भी सदन को किसी विधेयक के संबंध के या अन्य प्रयोजनों के लिए संदेश भेज सकते हैं। अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकता है। अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य है, विज्ञान, कला और समाज सेवा के विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकता है। लेकिन संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 331 में यह वर्णित किया गया है कि संशोधित कर लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की सीटों को समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा में तो निर्धारित कर सकता है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय की सीटों को समाप्त कर दिया गया है। यह है कि ये वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट अनुच्छेद 112 के तहत दे सकते हैं। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है भारतीय अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट या वितरण अनुच्छेद 151 में है। वित्त आयोग की सिफारिशें जो कि अनुच्छेद 281 के तहत, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 323 के तहत दिया जाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 340 अनुच्छेद में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 348 के तहत, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या नाम या नए राज्य की रचना के लिए विधेयक जो कि अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई है।
धन विधेयक जो कि अनुच्छेद 117(1) के तहत राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते हैं। यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पुनः पारित करके राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। यदि राष्ट्रपति कोई भी विधेयक को वापस कर देता है तो उसे विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पुनः पारित करना होता है, जिसे पारित होने के बाद राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोक नहीं सकता है। यदि कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति वापस लौटा दिया है तो पुनः राज्यसभा या लोकसभा में पेश किए जाएंगे और प्रस्तावित होगा, और प्रस्तावित होने के बाद राष्ट्रपति के बाद फिर जाएगा, तो वहाँ पर राष्ट्रपति उसे पुनः दोबारा नहीं वापस लौटा सकता है, अपनी अनुमति नहीं रोक सकता, उसे अनुमति देना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से शक्तियां हैं जिसके माध्यम से वह विधेयक को लौटा सकता है या फिर अपने पास रोक सकता है। तो पहला हमारा है वीटो। ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। कहाँ चला गया? हाँ, वीटो शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अनुच्छेद 111 में वर्णित है, इसे आंतरिक वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देने से इनकार करने की शक्ति है। इस 111 के तहत राष्ट्रपति कहा गया है कि यदि कोई भी विधेयक चाहे लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों में पारित तो हो गया, लेकिन विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति को इनकार करने की शक्ति प्राप्त है। ऐसा करने से वह विधेयक अधिनियम नहीं बन सकते हैं। यदि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना अनुमति नहीं देता है, तो वह बिल वहीं पर फेल हो जाती है। वह अधिनियम नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति को सभी विधेयक के बारे में यह शक्ति है, परंतु धन विधेयक के बारे में नहीं है। राष्ट्रपति को सभी विधेयक तो उसे वापस लौटाने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन धन विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसे वापस लौटाने की शक्ति नहीं है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में साधारण बहुमत के द्वारा ही रद्द किया जा सकता है। जेबी वीटो एक तरह का ऐसा वीटो है जिसको राष्ट्रपति अपने जेब के अंतर्गत या अपने कोई भी प्रस्ताव नहीं देता है, कोई भी अनुमति नहीं देता है, और न ही उस विधेयक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं देता है। तो जेबी वीटो क्या है? जेबी वीटो किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए समय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इस प्रकार ये राष्ट्रपति का जेबी वीटो था। राष्ट्रपति की शक्तियों में और शक्ति देख लेते हैं कि अनुच्छेद 200 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को किसी विधेयक पर अनुमति देने या रोकने की शक्ति देता है।
अनुच्छेद 200 में राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है कि वह राज्य के किसी भी राज्यपाल को किसी विधेयक पर अनुमति देने या रोकने की शक्ति प्रदान करता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को भी शक्तियां प्राप्त है। अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है। अध्यादेश क्या होता है कि यदि सत्र में कोई सदन नहीं चल रहा है या कोई भी मंत्रिपरिषद अपने छुट्टी पर है, उससे सदन नहीं चल रहा है, तो उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राष्ट्रपति एक सत्र में आयोजित करते हैं और सीधा उस विधेयक को पारित करके बिल बनाते हैं, जिससे वह बिल कब तक पारित रहता है, जब तक कि दूसरा सदन यानी सत्र का सदन प्रारंभ न हो गया हो, तब तक वह सदन कार्य करते हैं। तो संसद के दोनों सत्र सदन में न हो तो राष्ट्रपति इस बात का समाधान हो जाए कि राष्ट्रपति ऐसे कानून की जरूरत है, तब उसे अध्यादेश जारी करेंगे और राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऐसा प्रत्येक अध्यादेश संसद की दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। अध्यादेश कब जारी होता है? अनुच्छेद 123 के तहत जब सत्र में कोई सदन न चलता हो, यदि लोकसभा चलता हो तो राज्यसभा न चलता हो, तब अचानक ये अध्यादेश के माध्यम से कोई भी विधेयक या नियम बनाया जा सकता है। और जब यह नियम कब तक लागू रहेगा? जब तक ये दोनों सदन अपने सत्र में नहीं चलते हैं। जब दोनों सदन सत्र में चलेंगे, तब उस समय ये दोनों बिल को वहाँ पर रखा जाएगा और वहाँ पर उचित समझा जाएगा और वहीं पर उस नियम को रद्द करने या न करने का फैसला लिया जाएगा। तो संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ और क्षमादान की शक्तियाँ हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति कौन कौन सी है कि वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और यही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर अनुच्छेद 143 के तहत सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति को 143 के माध्यम से वह उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि या तथ्य के बारे में सलाह ले सकते हैं, लेकिन यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रपति सलाह तो लेगा ही, लेकिन उसे मानना या न मानना उसके ऊपर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति को सेना, न्यायालय, कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है। अन्य मामलों में मृत्युदंड के प्रतिलंबन, प्रत्याहार, लघुकरण के मामलों में राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के समान है। आपातकालीन शक्ति कौन कौन सी हैं? आपातकालीन शक्ति हैं कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 यह घोषणा करता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लगा सकता है। यदि मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देगा राष्ट्रपति को, तभी वह राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगा सकते हैं। अनुच्छेद 74 में है कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं महाभियोग प्रदान करना है।
अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व आदि हैं। अगला है कि राष्ट्रपति शासन यदि लग जाता है तो उसकी 356 के तहत घोषणा की जाती है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 की घोषणा कर सकता है। भारत चीन युद्ध सन 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। भारत पाकिस्तान युद्ध सन 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। अंतरिम विद्रोह जब हुआ था उस समय राष्ट्रीय आपातकाल सन 1975 में लगा हुआ था, वहां पर तत्काल प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा। प्रकरण शक्ति क्या है? प्रकरण शक्ति है कि राष्ट्रीय क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्य के मुख्य क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, इसीलिए उसे संविधान और संसद के नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करना होता है। राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां इस प्रकार प्राप्त है। भारत में वर्तमान 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। डॉक्टर शंकर दयाल जो कि मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि देश के राष्ट्रपति बनते हैं। अनुच्छेद 309 में राष्ट्रपति को केंद्र सरकार के अधीन लोक सेवाओं और पदों के लिए भारतीय नियुक्ति व्यक्ति एवं सेवा शर्तें नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 213 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के बारे में राज्यपाल को अनुदेश देने की शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियां कौन कौन से हैं कि जब कोई राजनीतिक दल लोकतंत्र में बहुमत नहीं प्राप्त कर सकता है तब वह अपने विवेकानुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। निलंबनकारी वेटो के अंतर्गत विवेकी शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है। लोकसभा का विघटन, यदि मंत्रिपरिषद की बहुमत प्राप्त नहीं है तो वह लोकसभा का विघटन उसके विवेक शक्ति के दायरे में आती है। अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति व राज्यपाल को निम्न उन्मुक्त एवं विशेष अधिकार प्राप्त किए गए हैं।